हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक प्रणाली क्या है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम के कंसेप्ट का या राजनीतिक प्रणाली की धारणा का जन्म कब हुआ, और जो हमें सही आंसर बताएगा उसका नाम हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक प्रणाली का अर्थ क्या है। तो देखिए, राजनीतिक प्रणाली दो शब्द राजनीतिक और प्रणाली से मिलकर बनता है, जिनका विभिन्न अर्थ होता है। जैसे राजनीति का अर्थ, राजनीति शब्द शक्ति और सत्ता का प्रतीक है और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु के अनुसार राजनीति संघ अति प्रभुसत्ता संपन्न संघ है। अब देखिए, जो राजनीति है वह शक्ति और सत्ता का प्रतीक मानी जाती है, और अरस्तु का मानना है कि जो राजनीतिक संघ है, राजनीति का ग्रुप है, उसके पास प्रभुसत्ता होती है और वह प्रभुसत्ता संपन्न समूह होता है या एक ग्रुप होता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। और अरस्तु का मत है कि राजनीतिक संघ के पास सर्वोच्च शक्ति होती है जो इसे अन्य संघों से अलग बनाती है। और मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी संघ को राजनीतिक तब तक कहा जाता है जब उसके आदेशों का पालन एक निश्चित क्षेत्र पर प्रशासनिक स्टाफ द्वारा शारीरिक शक्ति के डर और प्रयोग द्वारा निरंतर करवाया जाता है। अब देखिए, मैक्स वेबर का मानना है कि जब एक निश्चित क्षेत्र पर एक शारीरिक डर द्वारा, मतलब कानून के द्वारा, अगर उनके आदेशों का पालन ना करें तो हमें जेल की सजा देंगे या कोई भी सजा देंगे, तो उस डर से, शारीरिक डर से जब उनके आदेशों का पालन किया जाता है तो वह एक राजनीतिक संघ कहलाया जाता है। और प्रणाली का अर्थ देख लेते हैं। अब प्रणाली एक पूर्ण इकाई है जो कई भागों से मिलने से बनती है, और ये भाग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के रूप में मानव शरीर एक प्रणाली है जिसके विभिन्न भिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और साथ ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रणाली है वह कई सारे समूहों या ग्रुपों को मिलने से बनती है, और अगर कभी भी एक ग्रुप में चेंज आता है तो उससे उस दूसरे ग्रुप में भी चेंज आता है, और जिससे पूरी प्रणाली में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू होता है। और इसी कारण अगर एक प्रणाली में भी कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उससे दूसरे में भी प्रभाव पड़ता है। तो आप प्रणाली भी समझ गए होंगे क्या है, और प्रणाली की विशेषताएं क्या है वह भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है कि प्रत्येक प्रणाली विभिन्न भागों या अंगों के जोड़ से बनती है। अब देखिए, जो प्रणाली होती है वह कई सारे समूहों, ग्रुप से मिलकर बनी होती है, तो यह इसकी पहली विशेषता है। और सेकंड, प्रणाली के विभिन्न भागों या अंगों के बीच निर्भरता होती है। अब देखिए, जो एक प्रणाली है उसके अंदर कई सारे समूह होते हैं और वह समूह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर एक भी समूह कार्य ना करे तो बाकी सारे समूहों में उससे परेशानी होती है, उनका कार्य करने उनके कार्यों में दिक्कत होती है। तो आप यह भी समझ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, प्रणाली के अंगों या भागों में एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अब देखिए, अगर कोई भी एक प्रणाली कार्य ना करे तो उससे आगे वाली सारी प्रणालियों का कार्य करने में दिक्कत होती है या वह कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर विधान पालिका कोई कार्य ना करे या कानून ना बनाए तो उससे न्यायपालिका किस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाएगी, उनसे सजा तय करेगी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी अपना कार्य ना करे सही से तो उससे बाकी प्रणालियों में भी दिक्कत होती है, और प्रणाली की अपनी सीमाएं होती हैं। अब देखिए, जो प्रत्येक प्रणाली उनकी अपनी अपनी कार्य सीमा होती है जिसके अंतर्गत ही रहकर वह अपने कार्य करते हैं और राज्य के बारे में सोचते हैं और उनका विकास करते हैं। और प्रणाली में उप प्रणालियां भी पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रणाली है उसके अंदर कई सारी उप प्रणालियां पाई जाती हैं, जैसे कि न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, यह एक उप प्रणाली है, और कार्यपालिका, यह सब उप प्रणालियां हैं। तो इस प्रकार की उप प्रणालियां एक प्रणाली के अंदर पाई जाती हैं, और प्रत्येक प्रणाली में संपूर्णता का गुण होता है, और जो प्रत्येक प्रणाली है एक तरह से संपूर्ण होती हैं और बिना किसी प्रणाली के अंतर्गत भी अपना कार्य कर सकती हैं। अब देखिए, वैसे ही है प्रणाली। अब राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं वह जान लेते हैं। अब देखिए, जो राजनीतिक प्रणाली है उसके पास ब्लात शक्ति होती है, जिसे इंग्लिश में कॉर्सिव पावर भी कहते हैं। अब देखिए, ब्लात शक्ति का प्रयोग राजनीतिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीतिक प्रणाली की यह विशेषता ही इसे अन्य प्रणाली से अलग बनाती है, और राजनीतिक प्रणाली अन्य प्रणाली पर श्रेष्ठता स्थापित करती है, और राजनीतिक प्रणाली अपनी इस
शक्ति के प्रयोग से ही अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्ति और संगठनों से अपनी इच्छा का पालन करवाती है। अब देखिए, जो राजनीतिक प्रणाली है, राज्य है, उसके पास बलात् शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल करके ही वह कानूनों को बनाता है, और अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता है तो उससे राज्य सजा देता है। और इसीलिए यह राजनीतिक प्रणाली की बलात् शक्ति एक विशेषता है जिसके अनुसार ही लोग राज्य की बातों का पालन करते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं, और अगर कोई उनके आदेशों को नहीं मानता है तो राज्य उन्हें फिर सजा दे सकता है। अब दूसरी व्यापकता। अब देखिए, व्यापकता को राजनीतिक प्रणाली की विशेषता स्वीकार करते हैं जिसके अभिप्राय है कि राजनीतिक प्रणाली में केवल सरकारी ढांचे, विधानमंडल और कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि को ही शामिल नहीं किया जाता है, अपितु वे सभी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जो कि राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं को भी राजनीतिक प्रणाली में शामिल किया जाता है, जैसे प्रदर्शन, राजनीतिक दल या दबाव समूह और हित समूह, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन आदि शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, जो राजनीतिक प्रणाली है बहुत अधिक विशाल, इसमें केवल हम राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं उन समूहों को ही नहीं लेते हैं, जैसे कि न्यायपालिका या विधान मंडल, इन सबको ही शामिल नहीं करते हैं। वो औपचारिक और अनौपचारिक जो भी संगठन राज्य को प्रभावित करते हैं उन सबको भी हम राजनीतिक प्रणाली में ही शामिल करते हैं, जैसे कि लोगों द्वारा, जैसे कि दबाव समूह और हित समूह यह लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनसे वह सरकार से अपने लिए अधिकार बनाने की मांग करते हैं, तो उन्हें हम दबाव समूह और हित समूह कहते हैं। तो इन्हें भी हम राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा मानते हैं, और धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को भी हम राजनीतिक प्रणाली में ही शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जो राजनीतिक प्रणाली है वह बहुत अधिक, उसका बहुत अधिक विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो यह भी इसकी विशेषता है। और उप प्रणाली और उनकी पारस्परिक निर्भरता। अब प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अनेक उप प्रणालियां पाई जाती हैं जिन्हें मिलाकर राजनीतिक प्रणाली बनती है, और इन उप प्रणाली के बीच परस्पर निर्भरता होती है और ये एक दूसरे की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। अब जब एक प्रणाली में परिवर्तन आता है तो उसे दूसरी प्रणाली में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने आपको ऊपरी बताया कि प्रत्येक प्रणाली है उसमें उप प्रणाली पाई जाती है और उनके अंदर एक निर्भरता पाई जाती है, जिससे एक कार्य अगर एक प्रणाली भी सही से कार्य नहीं कर रही है तो उसे दूसरी प्रणाली में उसका प्रभाव पड़ता ही है। अब चौथी विशेषता, अनुकूलता। देखिए, अनुकूलता राजनीतिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुकूलता का अर्थ है कि राजनीतिक प्रणाली में समय और स्थितियों के अनुसार ढल जाने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा के पश्चात हमारा प्रशासनिक ढांचा स्वयं ही एकात्मक में बदल जाता है, और जब संकट काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वयं ही मौलिक स्वरूप में आ जाता है, और जिस राजनीतिक प्रणाली में अनुकूलता का गुण नहीं होता है वह प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि एकात्मक क्या है। अब देखिए, जब मान लीजिए हमारे राज्य में, हमारे देश में, भारत में अगर राष्ट्रपति ना हो या राष्ट्रपति की कोई मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाए किसी भी कारण से, तो उसमें जो सारा कार्य है वह जो इस प्रकार जो इस समय सत्ता में सरकार होगी, सारा कार्य वह उसके पास आ जाता है, और वह जो मर्जी फिर उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति की कोई भी जरूरत नहीं होती है, वह कोई भी फैसले ले सकती है। तो इस प्रकार अगर हमारी जो न्याय प्रणाली उसमें अनुकूलता पाई जाती है, अगर कोई भी अगर कोई भी कार्य यहाँ करना हो या कोई भी संकट आए तो उसके अनुसार ही हम अपने संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं या राजनीतिक प्रणाली में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसके जो एकात्मक में हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है एकात्मक में बदल जाता है, और जब संकट सही हो जाता है, जब दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है तो वह दोबारा अपनी वापसी मौलिक स्वरूप में वापस आ जाता है। तो यह इसकी चौथी विशेषता है। और फिफ्थ, राजनीतिक प्रणाली की सर्वव्यापकता। अब देखिए, राजनीतिक प्रणाली की सर्वव्यापकता से अभिप्राय है कि यह प्रत्येक समाज में पाई जाती है, भले ही कोई समाज विकसित हो या अविकसित हो, परंपरावादी हो या आधुनिक, परंतु प्रत्येक समाज के लिए राजनीतिक प्रणाली का होना आवश्यक है। राजनीतिक प्रणाली के बिना प्रत्येक समाज में अराजकता का राज होगा और किसी व्यक्ति और भी जान माल की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली ही कानून व्यवस्था को लागू करती है और लोगों को आंतरिक और बाहरी खतरे से बचाती है। परंतु विभिन्न समाज में राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखिए, जो राजनीतिक प्रणाली है वह सर्वव्यापक है, मतलब इसकी हमेशा जरूरत ही रहती है, चाहे वह कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, हर जगह राजनीतिक प्रणाली होती है, क्योंकि अगर राजनीतिक प्रणाली नहीं होगी तो कोई कानून नहीं होगी।
कानून को राजनीतिक प्रणाली ही बनाती है, और अगर कानून नहीं होगा तो लोग कोई भी चोरी डकैती, किसी की जान माल की कोई रक्षा होगी ही नहीं। तो ऐसा राज्य या समाज तो चल ही नहीं सकता। तो हर राज्य में एक राजनीतिक प्रणाली होती ही है। तो यह भी एक विशेषता है। और सिक्स्थ विशेषता कि राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता। अब देखिए, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता से अभिप्राय है कि राजनीतिक संरचना केवल एक ही कार्य के रूप में नहीं कार्य करती है, अपितु प्रत्येक संरचना अपने एक प्रकार के कार्य करती है। उदाहरण के लिए विधान पालिका केवल कानून निर्माण का ही कार्य नहीं करती है, अपितु वह कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है और न्यायिक कार्य भी करती है। अब देखिए, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता, अब इसमें से समझिए कि बहुकार्य मतलब बहुत कार्य करती है। वह केवल एक ही कार्य नहीं करती, वह धार्मिक कार्य भी करती है, वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी देखती है, राज्य के अंदर कानून को भी बनाती है, और लोगों के जान माल की भी रक्षा करती है, और लोग खान पान, खाद्यान्न, इकोनॉमिक, यह सारे कार्य भी देखती है। तो जो आज की राजनीतिक संरचना है, वह केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करती, वह और भी कई प्रकार के कार्य करती है, जैसे प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के देखरेख के लिए नियम बनाना, यह सब कार्य भी करती है। तो अब देखिए, रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक प्रणाली की कुछ साधारण विशेषताएं। अब रॉबर्ट डहल के अनुसार विशेषताएं देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव की लालसा। अब देखिए, प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें राजनीतिक प्रभाव की लालसा अधिक होती है, जबकि कुछ में यह लालसा कम होती है। और जिनमें राजनीतिक प्रभाव की लालसा अधिक होती है, वे सरकार की नीति, नियमों और निर्णयों पर अधिक राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं, ताकि वे अपने और अपने साथियों के हितों की रक्षा पूर्ति कर सकें। अब देखिए, रॉबर्ट डहल का मानना है कि जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें लालसा होती है, और कुछ व्यक्तियों में यह लालसा अधिक होती है राजनीतिक शक्ति पाने की, और कुछ में कम होती है। कुछ व्यक्ति राजनीतिक शक्ति का पाकर अपने और अपने दोस्तों या अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों में यह लालसा नहीं होती, वो अपने दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं। तो यह भी एक विशेषता है, क्योंकि अगर राजनीति के प्रति लोगों की लालसा नहीं रहेगी तो कोई राजनीति में आएगा नहीं, और फिर राज्य के लिए कार्य कैसे होंगे। तो यह भी एक विशेषता है कि यह राजनीतिक प्रभाव की एक लालसा होती है, जो व्यक्ति इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं इसकी शक्ति को पाने के लिए, वह फिर सत्ता में आते हैं और फिर राज्य के लिए कार्य करते हैं। तो यह एक इसकी विशेषता है। और सेकंड, राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। अब देखिए, हम जानते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक साधनों पर असमान नियंत्रण होता है, क्योंकि जिन व्यक्ति के पास राजनीतिक साधन अधिक होंगे उनके पास राजनीतिक प्रभाव भी अधिक होंगे, और जिन लोगों के पास राजनीतिक साधन कम होंगे उनके पास राजनीतिक प्रभाव भी कम होंगे। अब देखिए दोस्तों, जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें असमान वितरण होता है, किसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, किसी के पास कम शक्तियाँ हैं। जैसे कि अगर कोई राजनीति का मेंबर है, जो पॉलिटिशियन है, उसको अगर कोई भी सरकारी काम कराना है, अब आप नॉर्मल एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई भी राजनीति का आदमी है, वो से अगर कोई पॉलिटिकल कार्य करवाना है तो उसके कार्य आराम से हो जाते हैं, जबकि हम जैसे लोगों के अगर हमें कोई भी कार्य करवाना है छोटा मोटा भी, तो उसके लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो यही आसमान वितरण शक्ति, उनके पास शक्ति होती है राज्य के लिए, जिससे वह कोई भी कार्य करवा सकते हैं, और हम आम लोगों के पास शक्ति नहीं होती है। तो यह शक्ति का आसमान वितरण होता है। तो यह विशेषता होती है कि उन्हीं के पास पावर है और वह राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं, ऐसा रॉबर्ट डहल का कहना है। और औचित्य की प्राप्ति। अब देखिए, रॉबर्ट टहल का मत है कि राजनीतिक प्रणाली के नेता यह यकीन बनाने के यत्न में रहते हैं कि जब भी विरोध को हल करने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो जो निर्णय लिए जाते हैं उनका पालन केवल हिंसा और दंड के भय से ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि यह नैतिक पक्ष से ठीक तथा उचित है। इसका भाव यह है कि शासक वर्ग सदा ही शक्ति के प्रयोग के औचित्य के रंग देने का यत्न करता है, क्योंकि औचित्य का गुण आ जाने से शक्ति सत्ता में बदल जाती है। अब देखिए, जो कोई भी शासक है या सरकार है, वह हमेशा अपने जो शक्ति का प्रयोग करती है, शक्ति के प्रयोग से कोई भी कार्य करती है, तो उसे सही बनाने के लिए कोई भी जब भी शक्ति और दंड का प्रयोग करती है तो उसे सही कहती है कि हम आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, आपकी रक्षा के लिए कर रहे हैं। यह कहकर कार्य करती है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे लोग उन कार्यों को सही मानते हैं और उनका पालन करते हैं। उन्हें सही रंग देने के लिए, उन्हें अपनी शक्तियों को सही ठहराने के लिए उन्हें एक अच्छा सा रंग दे देते हैं कि हम ये आपकी भलाई के लिए कार्य करें, ऐसा कहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे लोग उनकी बातों का पालन करते हैं। तो ऐसा भी रॉबर्ट डहल का कहना है। अब देखिए, विचारधारा का विकास। अब रॉबर्ट का मत है कि राजनीतिक प्रणाली में नेता अपनी नेतृत्व में शक्ति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए किसी भी विचारधारा का विकास करते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट का डहल का मानना है
कोई भी जो सरकार है, राजा है, वे अपनी बातों को सही से मनवाने के लिए, एक अच्छी बातों को कहलवाने के लिए, अपने आदेशों को अच्छा कहलवाने के लिए कोई भी एक विचारधारा का निर्माण करता है, क्योंकि विचारधारा के आधार का प्रयोग किए जाने वाली शक्ति को औचित्य का गुण अधिक होता है, और इस कारण डर के प्रयोग से विचारधारा को आधार बनाकर चलाया जाने वाला शासन कहीं अच्छा माना जाता है, और लोग ऐसे शासन को उचित होने के कारण अधिक स्वीकार करते हैं। अब देखिए, जब शासक एक विचारधारा का निर्माण कर लेता है तो उस विचारधारा के अनुसार कार्य करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, और जब अब एक विचारधारा के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो लोग फिर उसे सही ठहराते हैं कि यह हमारी विचारधारा के, जो हमारे राज्य का कार्य है उसी के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग है, तो लोग उसे गलत नहीं मानते हैं। तो ऐसा भी, तो इसे भी रॉबर्ट डैली की विशेषता के रूप में देखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसे अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।